नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान निरंतर 22 वर्ष से अर्थात 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ और अभी तक निरंतर चल रहा है और वो भी आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मूल आधार है कविता की सूचिता और सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अग्रज कवि हों, चाहे मंचीय कवि हों, चाहे नवांकुर कवि हों, सब सहभागिता करते हैं तन मन धन से। आज हमारा परम सौभाग्य है। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए। जोरदार तालियों पर। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं और आपने अपने जैसे सतमौला कवियों चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें। डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप। ये तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है। मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों, मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सब भी मज़ा लीजिए। वो यूं कहा है, मतलब के प्रस्तुत करते हैं पूरी गज़ल आपके सामने। एक टीस सी दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। एक टीस सी दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने। क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वही मुझसे खफा हो जाता है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वही मुझसे खफा हो जाता है। अब जिस शेर के लिए आदरणीय राम अवतार बेरवा जी ने हमसे आग्रह किया इस गज़ल को सुनाने के लिए, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। जल जाती है सोने की लंका, जब वक्त बुरा हो जाता है।
जल जाती है सोने की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है। अब अपने दिल की बात आप तक पहुंचाता हूँ। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है, जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। अब देखिए, जो मैंने महसूस किया है दर्द और समाज की कमज़ोरी, जो लाचारी, पता नहीं क्या आप संज्ञा देंगे उसको, लेकिन मेरी नज़र में वो ये है, उस शेर के जरिए आपको सामने रखता हूँ। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। अब देखिए, जो अगला शेर है वो मैं अपने दोस्तों के लिए मैंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई उससे दो चार है, हर कोई प्रभावित है, तो आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा सर। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर के माने होता है ओपनली, और बातिन के माने होता है सेक्रेटली, छुपा हुआ। तो जो जाहिरी तौर पे किससे किससे रिश्ता है, मुझसे तो रिश्ता है, आप मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, और पता नहीं आप अंदर खाने किससे किससे मिलते हैं, किससे किससे रिश्ता, वो बताने की कोशिश की। आप देखिए, तो दोस्तों के लिए लिखा है मैंने, जुड़ जाइएगा इससे। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो जाता है। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो जाता है। अब मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ। देखिए, मेरा नाम नज़्म है, और मेरे नाम का मेरा तखल्लुस भी नज़्म है, और इसका लफ्ज़ी माने जो है शादी कर, वो मैनेजमेंट के हैं, प्रबंधन के। नज़्म के माने प्रबंधन सोच के रखिएगा अपने जहन में। तो मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये थे डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी, और आपने इनकी पंक्तियां सुनी, आपके दिल में उतरी। साथियों, देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय शिवम अंबर जी ने कुछ पंक्तियां कही हुई हैं। चंद आंसू
चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई हैं। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में लोगों, हाथ में गंगाजली हमने उठाई है। तो जो लेखनी आप समझते हैं कि ये साहित्य है, ये साहित्य कितने संकल्पों के साथ में, कितने पवित्रता के साथ में सृजित किया जाता है, तब वह एक यात्रा को तय कर पाता है। ये इन पंक्तियों से आपको समझ में आ रहा होगा। बात की गज़ल की, तो जब हमारे बीच में प्रयागराज से पधारी हुई एक ऐसी कवित्री जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है, मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय प्रीता वाजपेयी जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से। गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा कीजिए। वैसे तो तरन्नुम से पढ़ने की आदत है, लेकिन आज गला कुछ ख़राब है। कुछ शेर मैं तहत में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। दर्द के तर्जुमान बनते थे, दर्द के तर्जुमान बनते थे, मेरे आंसू ज़ुबान बनते थे। वाह। मेरे आंसू ज़ुबान बनते थे, और मैं वहाँ आई ना रही हूँ जहाँ, मैं वहाँ आई ना रही हूँ जहाँ पत्थरों पे मकान बनते थे। क्या बात, पत्थरों पे मकान बनते थे, और वो ज़मीं थी मेरे कबीले की, वो ज़मीं थी मेरे कबीले की, जिस जगह आसमान बनते थे। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि ए प्रीता तेरी खामोशी से, ए प्रीता तेरी खामोशी से, जाने कितने बयान बनते थे, जाने कितने बयान बनते थे, दर्द के तर्जुमान बनते थे। मिला वो गम मुकम्मल हो गई हूँ, मिला वो गम मुकम्मल हो गई हूँ, मैं एक सहरा थी बादल हो गई हूँ, मैं एक सहरा थी बादल हो गई हूँ। और एक सच्चा शेर कि मैं खुशियाँ बांटने निकली हूँ घर से, मैं खुशियाँ बांटने निकली हूँ घर से, सभी कहते हैं पागल हो गई हूँ, सभी कहते हैं पागल हो गई हूँ। और गया है कौन ये दिल से निकल के, गया है कौन ये दिल से निकल के, मैं एक वीरान जंगल हो गई हूँ, मैं एक वीरान जंगल हो गई हूँ। और अगला शेर भी देखे, वही मुझको रुलाने पर तुले हैं, वही मुझको रुलाने पर तुले हैं, मैं जिन आँखों का काजल हो गई हूँ, मैं जिन आँखों का काजल हो गई हूँ। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि सफ़र में वो मिली है गर्द प्रीता, सफ़र में वो मिली है गर्द प्रीता, नज़र से सबकी ओझल हो गई हूँ, नज़र से सबके ओझल हो गई हूँ, मैं एक सहरा थी बादल हो गई हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थी हमारे बीच में कवित्री प्रीता जी। कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती है, ये जितनी ऊर्जा बचपन में आपको प्यार मिलने पर प्रवाहित करता है, उतनी ही ऊर्जा आपकी वृद्धावस्था में भी आपको प्यार मिलने पर आप में प्रवाहित करता है। ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये एक एहसास है जहाँ पर अगर जिम्मेदारी जुड़ती है तभी सही मायने में आप उस प्रेम को परिभाषित कर पाते हैं। और हमारे परिवारों में अगर जागरूकता का माहौल बना रहेगा तो बच्चों को किसी भी मामले में अपनी नासमझी करने से बचने के अवसर मिलेंगे। ये जिम्मेदारी हो जाती है बड़ों की, ये जिम्मेदारी हो जाती है बुजुर्गों की कि वे बच्चों को न सिर्फ पुराने तौर तरीकों बल्कि आधुनिक तौर तरीकों के हिसाब से भी रह करके उन्हें उनकी भावनाओं को समझते हुए अवसर देने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई
बुजुर्ग, अगर कोई वरिष्ठ कवि प्रेम की बात करने के लिए आता है तो निश्चित तौर पर वह एक प्रेम भरा संदेश लेकर के ही आता है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आप सबके बीच में खुर्जा से पधारे हुए विशंबर दयाल अवस्थी जी को। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी विद्यासागर खुर्जा बुलंदशहर से हूँ। सतमूला कवियों की चौपाल में आज मैं उपस्थित हूँ। इसके संस्थापक आदरणीय श्री प्रवीण वासने जी, प्रवीण आर्य जी एवं हमारे सम्मुख बैठे हुए अवस्थी जी, इनको नमन। इसके साथ मैं एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहले बसंत के संदर्भ में। किंसुक औकच नारो अनारो, किंसुक औकच नारो अनारो, रसाल के बौरन की खुशबोही, शीतल मंद सुगंधित पवन, लगे तनु में सुधि आवत बोही। कैसे कहो निज जी की व्यथा तजी, ऐसे में मोही गए निर्मोही। या ऋतुराज की बीरो बयारे है, या रतिराज की धार से रोही। हाय अब वायु की गति कैसी होती है उसके विषय में लिखा है। इठला रही वायु, इठला रही वायु नटीसी, कहीं कहीं कोयल गान सुनाए रही है, और कहीं गूंजते भौरे कली पे, कहीं सरसों ने जो फूल फुलाए रही वाह, है। क्या बात। कहीं पाटल तेसु कदम्ब, कहीं मेहंदी की सुगंध बिछाए रही है। ऋतुराज के स्वागत हेतु कहीं पीकी गाय बसंत मनाए रही है। वाह, वाह, ऋतुराज वाह, के बहुत स्वागत सुंदर, बहुत हेतु सुंदर, सखी बहुत सुंदर। पीकी गाय बसंत मनाए रही है। अब मैं कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। जब अंधियारी रात में, जब अंधियारी रात में चंदा नहीं दिखाए, रजनी तब ढूंढत फिरे कहाँ गए पतिहाय। हाय रजनी तब ढूंढत फिरे कहाँ गए पतिहाय। को जाने गो आज अब मेरे मन की पीर, तारे भी न दिखते गायब हुआ समीर। वाह। मैं बिरहन हूँ बिरह की, मैं बिरहन हूँ बिरह की, न कह सकती बात, शर्म लगती है कहन में बिना कहे नहीं याद। शर्म लगती है कहन में बिना कहे नहीं याद। संध्या भी ऐसी सखी जो हमसे इठलाए, हाय संध्या भी ऐसी सखी जो हमसे इठलाए, शश को आकर्षित करे नया रूप दिखलाए। वाह वाह शश को वाह। आकर्षित करे नया रूप दिखलाए। मैं तो ब्रहन सोचती रहती यही उपाय, मन की भावुकता कहीं गर्त में ना ले जाए। हाय मन की भावुकता कहीं गर्त में ना ले जाए। पूनों के दिन चांद का, पूनों के दिन चांद का पूरा रूप दिखाए, पड़वा से घटने लगे दुबला पतला हो जाए। पड़वा से घटने लगे दुबला होता जाए। जब चंदा आकाश में मेघों के बीच होए, जब चंदा आकाश में मेघों के बीच होए, उसका बंधन देख के मेरे को दुख होए। उसका बंधन देख के मेरे को दुख होए। जब बेचारा सूर्य से ले नहीं पाए प्रकाश, जब बेचारा सूर्य से ले नहीं पाए प्रकाश, वर्षा की ऋतु में तभी दिखे सदा उदास। हाय वर्षा की ऋतु में तभी दिखे सदा उदास। जब मेघों की मंडली घटाटोप हो जाए, जब मेघों की मंडली घटाटोप हो जाए, प्रीतम से मिलना कठिन तभी मोह हो जाए। प्रीतम से मिलना कठिन तभी मोह हो जाए। ना उनकी मैं सुन सकूं, ना उनकी मैं सुन सकूं, ना कह सकती बात। मैं नहीं मन नहीं दोनों जने पड़े पड़े पछतात। वाह वाह। मन नहीं दोनों जने पड़े पड़े पछतात। जब वर्षा को झड़ लगे, जब वर्षा को झड़ लगे दर्शन ना हो पाए, जब वर्षा को झड़ लगे दर्शन ना हो पाए, मन की व्याकुलता सदा निस्दिन बढ़ती जाए। कहा कहो किससे कहो अपनी मन की बात, कहा कहो किससे कहो अपने मन की बात। मम अंतर उत्तेजना हलचल खूब मचात। वाह। मम अंतर उत्तेजना हलचल खूब मचात। मैं तो उनकी रोज ही बाट जोहती खूब, मैं तो उनकी रोज ही बाट जोहती खूब। वर्षा इतनी हो गई हरियाई सब दूब, हाय वर्षा इतनी हो गई हरियाई सब दूब। प्रीतम के ही शयन को, प्रीतम के ही शयन को मोती पलंग बिछाए, हाय
प्रीतम के ही शयन को मोती पलंग बिछाए, ता ऊपर इकली परी ये मेरा अकुलाए, ता ऊपर इकली परी ये मेरा अकुलाए। मेरे यौवन का नशा पल पल बढ़ता जाए, मेरे यौवन का नशा पल पल बढ़ता जाए, पति देव उल्टे फंसे मुझसे रहा न जाए, पति देव उल्टे फंसे मुझसे रहा न जाए। जब उजियारे पाक की पड़वा तिथि आ जाए, जब उजियारे पाक की पड़वा तिथि आ जाए, पति देव को उसी क्षण मेरी सुध आ जाए, पति देव को उसी क्षण मेरी सुध आ जाए। पहले दिन जब नेहसों मोकों गले लगाए, मेरे अंगों की जलन पल में दें मिटाए, मेरे अंगों की जलन पल में दें मिटाए। द्वितीया तिथि में प्रेम से मुँह को गोद बिठाए, नव कुसुमों की सेज पे मुझको लें लिटाए। तृतीया तिथि आते समय मुख का चुम्बन लें, ओठों की रंगत नई और लाल कर दें। हाय हाय। जब आवे तिथि चतुर्थी, जब आवे तिथि चतुर्थी अंगों को सहलाए, बीच बीच में नेहसों नैना मारत जाए, बीच बीच में नेहसों नैना मारत जाए। जब उजियारे पाक की पांचें तिथि हो जाए, मेरे मन की झिझक सब प्यार में ही खो जाए, मेरे मन की झिझक सब प्यार में ही खो जाए। जब आवे षष्ठी तिथि सस को बड़े स्नेह, जब आवे षष्ठी तिथि सस को बड़े स्नेह, पिय की आतुरता निरख होए फुरफुरी देह, हाय हाय। पिय की आतुरता निरख होए फुरफुरी देह। दिन भर वे डोलत फिरें संगी साथिन संग, दिन भर वे डोलत फिरें संगी साथिन संग, उनके करतब देख के मैं हो जाती दंग, उनके करतब देख के मैं हो जाती दंग। उनके आवन की खबर संध्या को लग जाए, उनके आवन की खबर संध्या को लग जाए, काम धाम सब छोड़ के चुम्बन देन को आए, काम धाम सब छोड़ के चुम्बन देन को आए। गलती ना जामे कछू मेरे पति की होए, कहती है रात्रि कि गलती ना जामे कछू मेरे पति की होए, जब नाला ऊपर गिरे फिर ना छोड़े कोई, जब नाला ऊपर गिरे फिर ना छोड़े कोई। मैं जो जाती बावली, मैं हो जाती बावली, सुन सुन के प्रसंग, मैं हो जाती बावली सुन सुन के प्रसंग। संध्या काली साटिका पहन दिखावे रंग, हाय हाय। संध्या काली साटिका पहन दिखावे रंग। कभी कभी तो वो मुझे पल पल में भड़काए, बाके कहने से पिया बादल में छिप जाए, बाके कहने से पिया बादल में छिप जाए। पूरब से काली घटा उठती मोय दिखाए, पूरब से काली घटा उठती मोय दिखाए, बहती पुरवैया हवा सर सर सराए। दो और हैं, अंतिम बंद। तारों की शोभा निरख मन मेरा कुम्हलाए, श्वेत चांदनी में पिया रूप नहीं दिखलाए। तारों के संसर्ग से मुँह को चैन न आए, बिन साजन सूनो लगे नेको नींद न आए। बहुत जय हिंद, सुंदर, बहुत सुंदर भाई। कविता बड़ी मज़ेदार थी, जहाँ पर निशा जो है प्रेयसी पत्नी थी और चंद्रमा पति था, और संध्या ये गर्लफ्रेंड का काम कर रही थी, और सूर्य देव जो है ये फाइनेंस का काम कर रहे। जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है तो फिर जो है उसके बाद अकाउंट में डाल देते आप जो है पैसा खत्म होने के बाद में क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अधूरी रात। प्रस्तुत कविता में हमें कुछ और स्वरूप भी देखने को मिले। जैसे चंद्रमा भाई साहब नौकरी करने चले गए तो तेरी 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए है। इसके बाद में जो है चंद्रमा भाई साहब कहीं दूसरी जगह फंस गए तो संध्या के चक्कर में, तो उसमें भी जो है कि दूसरा जो है हम भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये निशा बता रही है। तो ये कविता के रंग है, और इनको समझने के लिए आपको कविताई का अल्लड़पन चाहिए, वो कविताई का बढ़िया मस्ती भरा माहौल चाहिए। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वो हमारे पुराने मित्र हैं और प्रख्यात सुप्रसिद्ध कवि हैं, और कौन नहीं जानता नीरज त्यागी जी को। और राम अवतार बैरवा जी की प्रेरणा से आप हमारे कार्यक्रम के मानद निदेशक भी बन चुके हैं, और मानद निदेशक तो एक बहुत बस जस्ट एक है ना वोट ऑफ थैंक्स समझ लीजिए। असली हमें होता है कि आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो नए बच्चों को एक ओरा मिलता है, उत्साहवर्धन बढ़ता है। मैं स्पष्ट बताता हूँ, जितने भी नए बच्चे आते हैं, जब डीडी उर्दू के कार्यक्रम कवि हाजिर के कार्यक्रम के निर्देशक यहाँ हैं
आकाशवाणी के कार्यक्रम निदेशक यहाँ पर हैं, और जब आप इस कार्यक्रम में हैं तो पूरा कार्यक्रम आप देखते हैं, और पूरे कार्यक्रम में देखते देखते कोई कभी आपको अच्छा लग जाता है। तो जैसे मैं आपके शो पे गया, मुझे जितेंद्र जीत अच्छा लगा, मैंने भाई आओ। कभी मैं आपके कार्यक्रम में गया, मुझे लगा यार ये कवित्री या कवि अच्छा है, आओ। ऐसे आप ये बड़ा एक परस्पर एक उपक्रम हो जाता है, एक अच्छा वो बन जाता है कि हम जैसे पक्षी दाना चुनता है ना, और मैं स्वभाव का कबाड़ी, और मुझे कबाड़ में से भी, कबाड़ यानी कि जिन लोगों को खदानों में हीरा होता है, कोयले में ही होता है, उसी प्रकार मैं कई कार्यक्रम में जाता हूँ जहाँ पर मैं आमंत्रित भी नहीं होता, मुझे लगता है यहाँ पर होगा, और मैं बड़े बड़े कार्यक्रम में नहीं जाता, मैं जाता हूँ गोष्ठियों में से चुन के ले आता हूँ। तो वही आपको जिम्मेदारी निभानी होगी आपको, क्योंकि आप पारखी हैं, और ऐसे पारखी साहित्यकार मित्र नीरज त्यागी जी को मैं जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। नीरज त्यागी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रवीण आर्य जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे एक तो मानद निदेशक से सुशोभित किया है, और इतने श्रेष्ठ नज़म जी हैं आदरणीय संजीव जी और वो बैरवा जी, जो कि प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और इतने सीधे साधे जो साहित्यिक लोग हैं, इनके साथ बैठना ही अपने आप में एक भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। क्योंकि मैं तो काफ़ी लोगों में घुमा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स में भी, पॉलिटिशियंस में भी, लेकिन जो सुगंध साहित्यकार में आती है वो कहीं नहीं आती, और वो मुझे लगता है ऊपर से मैं ईश्वर ने जो एक वरदान दिया है वो साहित्यकार के रूप में दिया है इस मानवता को। और नीरज जी की पंक्तियाँ भी याद आती हैं मुझे, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये गोपाल दास नीरज जी से मैं बड़ा, उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती थी, उनके नाम पे मेरा नाम रखा गया था, मेरे फादर ने रखा था नीरज। तो मैं धीरे धीरे उसी क्षेत्र में, क्योंकि मेरा तो तकनीकी क्षेत्र रहा है, लेकिन साहित्यकारों से ही संपर्क रहा मेरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, श्याम सिंह शशि जी, बड़े बड़े जो साहित्यकार थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, और अभी भी संपर्क में रहते हैं। सब श्रेष्ठ साहित्यकार यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये मेरा बड़ा भाग्य है, और मुझे जहाँ ये ले जा रहे हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब अगर जहाँ तक कुछ सुनने की बात है, तो मैं आकाशवाणी दूरदर्शन पे सुना चुका हूँ, यहाँ सोच रहा हूँ कि कुछ नया कुछ सुनाया जाए। वैसे मैंने एक चेहरे पे उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। हर रोज नजर आता भोला सा नया चेहरा, हर रोज नजर आता भोला नया सा चेहरा, वो हुस्न की बला सा नजरें गड़ाए चेहरा। अब एक ही नज़र पे वो मुस्कुराए चेहरा, ये मेरी शायरी है क्यों शर्माए वो चेहरा। पेश किया जो गुल को गुलाबी हुआ वो चेहरा, दिल को कब और कैसे चुरा गया वो चेहरा। चेहरे को खूब खोजा दिखता तुम्हारा चेहरा, हर चेहरे में छुपा सा जाना तुम्हारा चेहरा, हर चेहरे में छुपा सा जाना तुम्हारा चेहरा। बाजार में तो यूं भी चेहरे पे एक चेहरा, प्याज की वो मानिंद अब परत परत चेहरा, प्याज की ये मानिंद अब परत परत चेहरा। पर वो गुलाब चेहरा जाना तुम्हारा चेहरा,
नजरें हटा न पाऊं ये बेहिजाब चेहरा, बहुत हो चुका अब जाना हटा दे पहरा। जब ख्वाब आसमां के क्यों ये उदास चेहरा, अब उर्दू में कहा है क्या यूं ही सुर्ख चेहरा, अब उर्दू में कहा है क्या यूं ही सुर्ख चेहरा। ये कुछ चंद लाइन थी। और एक में आज व्यंग की कुछ, क्योंकि नेताओं के पीछे बहुत भागते हैं लोग बाग, पॉलिटिशियंस के पीछे, पावरफुल लोगों के पीछे, तो साहित्यकार के सामने वो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। चाहे साहित्यकार फक्कड़ है, लेकिन मैं पूरा सम्मान साहित्यकार, बाद में आके मैं अटका साहित्यकारों में ही हूँ, उन सबको छोड़ के। तो मैं नेताओं के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी, व्यंग लिखा है, कुछ लीक से हटके, क्योंकि शेरो शायरी हो रही है यहाँ। मैं भारत का नेता हूँ, नेता नहीं अभिनेता हूँ, चमचे चिपके जैसे गोंद, धोती नीचे हिलती तोंद, मेरी तोंद बड़े हो मोटी, सारे चेले सेकें रोटी, जहाँ कहीं भी फिर मैं जाऊं, मालाओं से लदता जाऊं, भाषण देता खूब उबाऊ, लंबे लंबे भाषण, भाषण देता खूब उबाऊ, राजनीति में सदा बिकाऊ, कहीं मंच पर खड़ा करो तो गला फाड़ कर खूब पकाऊं, नाक नुकीली हो या चपटी, कोई फर्क नहीं मैं कपटी, श्वेत झकाझक बगुले जैसा, रंग बदलता गिरगिट जैसा, रंग बदलता गिरगिट जैसा, मैं भारत की दलदल हूँ, दलें बदलता छल बल हूँ, रातों रात पार्टियां बदलूं, एक तोड़ कर नई बना लूं, ऐसी भारत की गरिमा हूँ, गरिमा नहीं करिश्मा हूँ, प्रजातंत्र की नींव हूँ मैं, गालियों से पोषित जीव हूँ मैं, जब भी मैं चुन कर आ जाऊं, MP MLA बन जाऊं, सारे वादे भूल भाल कर सत्ता मद में ऐठा जाऊं, घोटालों में नाम बड़ा, भक्त बने छोटा या बड़ा, फिर नवीन वादे रच जाऊं और चुनावी बिगुल बजाऊं, मैं ही चलाता तंत्र देश का, मैं भक्षक स्वतंत्र देश का, स्वच्छंद आचरण करता हूँ, नए कानून बनाता हूँ, जो नर मेरे आस पास हैं पूर्ण निकम्मे खास खास हैं, मंत्री बन बदलूं सबका हाल, सारे निकम्मे माला माल, सारे निकम्मे माला माल, ऐसा हूँ भारत का नेता, नई पीढ़ी का मैं हूँ प्रणेता, छोड़ योग्यता के सोपान, बन जा तू नेता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बन जा तू। ये थे नीरज त्यागी जी। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी 50। अब जब हम वर्ष के उस अंतिम सफर में हैं जहां से हम अब नए वर्ष की शुरुआत भी कर रहे हैं, ये वर्ष हमारा कैलेंडर वर्ष बदल रहा है, और जब भी हम कुछ नयापन देखते हैं तो एक संकल्प होते हैं कि क्या हमने ऐसा किया हुआ है जिस पे हमें सुधार करना है, जिस पे हमें विचार करना है, ताकि और उत्तरोत्तर हम बेहतर कर सकें। ऐसे ही कुछ शब्दों को लेकर के, ऐसे ही कुछ कविताओं को लेकर के हमारे बीच में पधार रहे हैं, प्रयागराज से ही पधारे हुए एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार HN पांडे जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
शुक्रिया। कविता का शीर्षक है अंतिम प्रणाम। सत्य घटना पे आधारित है, कल्पना कम है, गंभीर रचना है, थोड़ा हम सबका ध्यान चाहेंगे। थे पढ़े लिखे एमए बीएड परिवार में अपने लायक थे पढ़े लिखे एमए बीएड परिवार में अपने लायक थे। प्रॉपर्टी बना के बांट दिए, निर्णय उनके निर्णायक थे। जब जब समय बदलता है, सूरज चढ़ता या ढलता है, औलाद से धोखा मिलने पर तो हद से ज़्यादा खलता है। औलाद से धोखा मिलने पर तो हद से ज़्यादा खलता है। बच्चों की हरकत के आगे जो बनाए थे भाइयों में बांट दिए, संयुक्त परिवार से अब एकल परिवार में आ गए। अब बच्चे इनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं ये आप देखें। बच्चों की हरकत के आगे मजबूर पिता साष्टांग हो गए। था अटल फैसला कुदरत का, वो बचपन में विकलांग हो गए। था अटल फैसला कुदरत का, वो बचपन में विकलांग हो गए। एक बेटा इनका फौजी है, दूजा बिल्कुल मनमौजी है। एक बेटा इनका फौजी है, दूजा बिल्कुल मनमौजी है। तीजे की हालत ना पूछो, वह तो पूरा डलहौजी है। तीजे की हालत ना पूछो, वह तो पूरा डलहौजी है। विकलांग व्यक्ति की कर्मठता से वहां की पब्लिक कायल थी। बेटों का व्यवहार देखकर मां की ममता घायल थी। मां तो बिस्तर पर चली गई, बेटों के द्वारा छली गई। करवट में आहें भरती थी, फिर भी बच्चों पे मरती थी। दवा जरूरी नहीं थी माँ की, ऐसी क्या मजबूरी थी। फौजी बेटा लिया है गाड़ी बहुत जरूरी थी। गाड़ी बहुत जरूरी थी। जब से वाइफ खास हो गई, जैसा कि वाइफ का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। पत्नी या धर्म पत्नी की बात तो अलग है। जब से वाइफ खास हो गई, अम्मा तो बकवास हो गई। बेटे ना पास कभी बैठे, जननी तो जिंदा लाश हो गई। औलाद निकम्मी हो जाए, दुख होता है महतारी को। बाप को बच्चे गाली देते जैसे पुलिस भिखारी को। किसी भिखारी को। मरने के पहले पत्नी ने अपने पति को समझाई थी। बच्चों के संग में ना रहना कलयुग का सत्य बताई थी। काल चक्र का अटल फैसला, सुबह कसैली साँझ हो गई। 3 बेटों की महतारी अंत समय में बाँझ हो गई। पिता को बच्चे तंग किए, फिर मर्यादा को भंग किए। हरकत वो ऐसी करते हैं, परिवारी जन भी डरते हैं। खेती करने ना जाऊंगा, दिल तेरा नहीं दुखाऊंगा। बस केवल इतना काम करो, खेती बेचो आराम करो। तेरा बसंत तो चला गया, तेरी इच्छा भी पूरी है। यदि मुझको आगे बढ़ना है तो बिजनेस बहुत जरूरी है। पैसों की सख्त जरूरत है। तू तो पत्थर की मूरत है। खेती से कुछ नहीं होता है, करने वाला भी रोता है। अमल में इसको लाए हैं, बच्चों का कष्ट मिटाए हैं। थी जितनी उनकी खत यौनी बैनामा करके आए हैं। अच्छा काम क्या किए, थोड़ा इस बैनामे में आप देखें। बिना किए कुछ कौन जानता अच्छे बुरे नतीजों को। जीते जी लिख दिए जमी को अपने सगे भतीजों को। बाहर नहीं दिए, घर में दिए। जीते जी लिख दिए जमी को अपने सगे भतीजों को। दुख भरी जिंदगी काट दिए, पैसा बच्चों में बांट दिए। जीवन में धोखा खाए हैं, अपने भी हुए पराए हैं। अंतिम बंद है। चले गए घर गांव छोड़कर
लेकर यादों को तमाम मुड़ मुड़ कर शीश नवाते थे। हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम, हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। धन्यवाद। बहुत ही संवेदनाओं से भरी हुई और जैसा कि आपने बताया सत्य घटना पर आधारित, तो मैं समझूंगा कि ये कहीं भी इसमें क्यूरोसिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये विचार करके लिखी गई है। जब इसको लिखा गया होगा तब कई ऐसी भावनाएं उमड़ी होंगी जो भावनाएं शायद आपकी कलम भी ना संभाल पाई हो। दर्शकों, आपसे एक ही निवेदन है कि इस तरह की कविताओं का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जो हुआ है वो आगे ना हो। बाकी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि ऐसा हुआ है, हमने ये देखा, हमने वो देखा। अरे देखा तो देखा, लेकिन कवियों का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि समाज से इस तरीके के विकारों को दूर करने में भूमिका का निर्वहन करना। और अगर इस कविता से या ऐसी कविताओं से हमारे देश में, हमारे परिवारों में कुछ सुधार होता है तो ये हम कवियों की एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। शायद वो मंचों पर नहीं मिलेगी। और उस नई कविता में मानवता की तृष्णा को लेकर के हमारे बीच में, इस मानवता की तृष्णा को परिभाषित करने के लिए हमारे बीच में एक और कवि देव कुमार पवार पधार रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद अवस्थी जी। और मेरी कविता का शीर्षक है मानव मृग तृष्णा। तो अब सीधे मैं कविता पढ़ने पे आता हूँ, कविता पाठ पे। कि सपनों का फैलाव बहुत है, यथार्थ का दायरा विस्मृत है। हाँ। जिंदगी के सफरनामे में यथार्थ और सपनों में जंग छिड़ी रहती है। हाँ। मनुष्य पीड़ित होता है, गिरता है, उठता है। अपनी आशा और निराशा के भंवर में दिन रात सपने बुनता है। वाह। कभी रास्ता मिलता नहीं और कभी मिलते हुए भी भटक जाता है। हाँ। अपने सभी सपने बटोरने के लिए हाथ बढ़ाता है। वास्तविकता के धरातल पर आते ही एक एक सपने का सौदा करता है। धीरे धीरे उसके सारे सपने उसकी आंखों में ही सोने लगते हैं। जब उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियों का बोझ नए सपने बुनने की फुर्सत ही नहीं देता है। वाह। अपने सोए हुए सपनों को अपनी नस्लों को देकर आंखें बंद कर जाता है। वो सपने जिनके लिए जागा है वो सारी रातें, जिनको भुला ना पाया वो जिंदा रहते। जो परिणाम थे उसकी तमाम व्यथाओं का, अच्छाइयों का, जिनको उसने बेचा था उन्हीं के लिए, जिनकी आंखों में उतर आए हैं वो एक तृष्णा बनकर। वाह। फिर वही यथार्थ और सपनों की जंग छिड़ती है। कोई विरला ही दोनों का सामंजस्य कर आगे बढ़ पाता है। वही पहुंच पाता है अपने लक्ष्य तक और सदियों तक उसका नाम दोहराया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। ये कविता उस प्यास को दर्शा रही थी जिसमें आपने ये बताया कि जो प्यास हमें लगती है और हम उसको शांत नहीं कर पाते तो हम कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ियों पर ये कोशिश करते हैं कि जो लक्ष्य मैं प्राप्त नहीं कर पाया वो मेरे पुत्र या पुत्रियां प्राप्त करें। ये प्यास वहाँ तब बढ़ जाती है। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर उस पीढ़ी में से कोई एक व्यक्ति उस प्यास को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वर्णिम अक्षरों में, स्वर्णिम काल के दिनों में वो दिन जुड़ते हैं, वो पीढ़ी जुड़ती है। इस प्यास, इस पिपासा की शांति नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें एक विचार यह भी करना है कि कहीं हम अपनी प्यास को दूसरे पर थोपने में कोई ज़बरदस्ती ना करें जिससे कोई भी वो गलत कदम उठाने के लिए बाध्य हो। आप अपनी प्यास के साथ साथ में सामने वाले के कुएं का या कहूँ कि बर्तन का भी माप लेते रहिएगा। इन विचारों में सबसे पहले हम कुछ ख्वाब जो हमने देखे हैं वो पूरे होते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे होते हैं और वो अधूरे ख्वाब हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। वही मौका आज हम फिर से ले रहे हैं, एक नई शुरुआत में एक नई कवित्री के साथ में जिनका नाम होता है केशी जी, और वो आज आपको अपने ख्वाबों की चिट्ठी सुनाने आई। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जैसे कि अभी इन्होंने कहा, मैं
आपको एक उस एहसास से जोड़ना चाह रही हूँ जो मोहब्बत का एहसास है। वो चिट्ठी जो अपने महबूब का पता ढूंढती है। पर इससे पहले मैं कुछ आपके सामने अपने आशार रखती हूँ। इंतज़ार उसके आने का, इंतज़ार उसके आने का किया बहुत, हाय हाय। इंतज़ार उसके आने का किया बहुत, वो ठहरा सिर्फ पल दो पल, वो ठहरा बहुत सिर्फ सुंदर, पल दो बहुत पल। सुंदर। वो कहता है वो समझता है सब कुछ, वो कहता है वो समझता है सब कुछ, जी। मगर फिर भी कुछ करता नहीं। ऐसे समझने का भी क्या फ़ायदा, ऐसे समझने का भी क्या फ़ायदा, जब दिल दिल के लिए धड़के नहीं, जब दिल बहुत दिल के लिए धड़के नहीं। गौर फरमाइएगा, कहने को बहुत कुछ है इस दिल में, कहने को बहुत कुछ है इस दिल में, जी। कोई मेरी धड़कनों को सुने तो सही, कोई मेरी धड़कनों को सुने तो सही। तो अब मैं आपको वो चिट्ठी सुनाने जा रही हूँ जो महबूब का पता ढूंढ रही है। मेरी चिट्ठी को तलाश है तेरे पते की, मेरी चिट्ठी को तलाश है तेरे पते की, बिना पते के तुझ तक पहुँच ना पाएगी, बिना पते के तुझ तक पहुँच ना पाएगी। संदेश जो लिखा है चिट्ठी में मैंने, संदेश जो लिखा है चिट्ठी में मैंने, उसकी बुनियाद ख़त्म हो जाएगी, उसकी बुनियाद ख़त्म हो जाएगी। बात अहमियत खो देती है अपनी, बात अहमियत खो देती है अपनी, अगर वक्त पर बयां ना हो, बात अहमियत खो देती है अपनी, अगर वक्त पर बयां हो ना पाए। एक पल में दम तोड़ देती है ज़िंदगी, एक पल में दम तोड़ देती है ज़िंदगी, एक पल में छू लेती है आसमां, एक पल में छू लेती है आसमां। बिना पते के चिट्ठी को मंजिल हासिल ना हो पाएगी, बिना पते के चिट्ठी को मंजिल हासिल ना हो पाएगी। मेरी डायरी के पन्नों में, मेरी डायरी के पन्नों में कैद होकर रह जाएगी, मेरी डायरी के पन्नों में कैद होकर रह जाएगी। जब भी खोलूँगी डायरी अपनी, जब भी खोलूँगी डायरी अपनी, तेरे नाम की चिट्ठी नज़रों से गुज़र जाएगी, कर जाएगी आँखें वो मेरी नम, कर जाएगी आँखें वो मेरी नम, तेरे खोने का एहसास दिलाएगी। तेरा पता पाने की उम्मीद में, तेरा पता पाने की उम्मीद में, ज़िंदगी बस यूं ही गुज़र जाएगी, ज़िंदगी बस यूं ही गुज़र जाएगी। बहुत अंतिम अशार पेश कर रही हूँ। काश के बंद लिफाफे को न खोला होता, काश के बंद लिफाफे को न खोला होता, उम्मीद उसके आने की रोशन तो रहती, उम्मीद उसके आने की रोशन तो रहती। थैंक यू। भाई चिट्ठी की बात हुई है। चिट्ठी जितना आसान लगता है और चिट्ठी को महसूस करना उतना ही कठिन है, चिट्ठी को लिखना उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। ये ठीक उस तरीके से है कि नए फूल को खिलने में वक्त लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त लगता है, संभल कर चल ए वक्त तू ठहर जा, नए खत को लिखने में वक्त लगता है, नए खत को लिखने में वक्त लगता है। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं।
तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हरिद्वार से हमारे बीच में कवि मित्र, वरिष्ठ कवि मित्र अभिनंदन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आप की पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा, लाइए दीजिए। 2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें लाइए। एक पहले मुझे दीजिए। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें अभिनंदन गुप्ता जी की कृतियों के लिए। वासना या प्यार, ये बड़ा गर्व के क्षण होते हैं, और जो ये कृति होती है साहित्यकार के लिए एक अमूल्य निधि होती है, एक सृजन होता है। आप सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से, सभी विशिष्ट अतिथियों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, साधुवाद। हमारे बीच में असमिया कवित्री शर्मिष्ठा बर्मन जी। वैसे उल्लेख नहीं करना चाहिए, आप रक्षा मंत्रालय में आप उच्च अधिकारी हैं और आप साहित्य परिषद से जुड़ी हुई हैं। असमिया की प्रमुख कवित्री हैं। सैयद नज़म इकबाल जी भी थे उस कार्यक्रम में, और बहुत पुस्तक का नाम हमारे बीच में संजय अग्रवाल जी। आप स्वदेशी जागरण मंच के हमारे पुराने मित्र हैं, और मैं उनके स्वागत के लिए प्रशांत अवस्थी जी से निवेदन करूंगा, अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान करें। हमारे मानव निदेशक। अब मैं एक एक कवि का नाम लूंगा, वो आते जाएंगे। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को फ्री कर रहा हूं। सृष्टि चंद्रवंशी मेरठ, सृष्टि चंद्रवंशी या सामने सानवी जैन, या जो तालियां कम है बच्चे। जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां। देखो ऐसा है कि आप करतल धमनी अच्छी होनी चाहिए। अश्विनी भान मेरठ, वरिष्ठ कवि संजीव निगम अनाम। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। हमारी छोटी बहन अर्चना मिश्रा आर्य कन्नौज से, जोरदार, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। गीता शर्मा दिल्ली से, जोरदार ताली के साथ।
कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।